पूरे देश भर में एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने हेड कांस्टेबल के विभिन्न पोस्टों के लिए भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। अगर आप लोग भी एसएसबी की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एसएसबी की गाइडलाइंस को जरूर पढ़ें और इसी के मुताबिक फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। जो भी उम्मीदवार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में हेड कांस्टेबल की भर्ती में रुचि रखता है और योग्यता को पूर्ण करता है वह 18 जून 2023 तक एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssbrect.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने हेड कांस्टेबल की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु पदानुसार 25 से 27 वर्ष की है। आयु सीमा में छूट नियम के अनुसार दी जाएगी। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पदानुसार मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ITI सर्टिफिकेट, वेटरनरी में डिप्लोमा एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्यानुभव होना चाहिए। चयन के लिए लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, चिकित्सकीय परीक्षण का आयोजन किया जाएगा। रिक्रूटमेंट टेस्ट में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई TDA देय नहीं होगा। वेतनमान ₹25,500 से ₹21,100 प्रतिमाह दिया जाएगा। प्रदेश के जनपद चंपावत में एक बार फिर लापरवाही के मामले में शिक्षक चर्चाओं में है। इस बार का मामला चंपावत जनपद के पूर्णागिरी धाम क्षेत्र के कोट केंद्रीय राजकीय जूनियर हाई स्कूल का है। इस स्कूल के प्रधानाध्यापक सहित 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा डॉक्टर AS गुसाई ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं। दरअसल पूरे मामले में तीनों शिक्षक औचक निरीक्षण के दौरान स्कूल से गायब मिले थे। एक व्यक्ति ने इस मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद व्यक्ति की शिकायत पर CIO RC पुरोहित और चंपावत के BEO भारत जोशी ने 13 मई को कोट कैटरी जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक स्कूल का औचक निरीक्षण किया था। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान हाई स्कूल के शिक्षक कुंदन सिंह बोरा स्कूल में हाजिर मिले, जबकि प्रधानाध्यापक हरीश पांडे और अन्य शिक्षक मोहित अग्रवाल और निर्मला पांडे गैर हाजिर पाए गए। जानकारी के मुताबिक स्कूल में सिर्फ 4 ही छात्र पंजीकृत हैं। इसके अलावा जांच के आधार पर जिलाधिकारी ने तीनों शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। बता दें कि चंपावत के BEO भारत जोशी को मामले की जांच के लिए जांच अधिकारी बनाया गया है। साथ ही उन्हें 15 दिन में जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चले कि निलंबित प्रधानाध्यापक को उपखंड कार्यालय और दोनों शिक्षकों को महात्मा गांधी जूनियर हाई स्कूल से संबद्ध किया गया है। प्रदेश में कल बृहस्पतिवार को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा का परिणाम भी सामने आ गया है। कई छात्रों ने जहां प्रदेश स्तर में शानदार प्रदर्शन कर उत्तराखंड में वरीयता सूची में रैंक हासिल की, ऐसे में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की श्रेष्ठता सूची में स्थान बनाने वाले जीवन जोशी का संघर्ष और हौसला एक मिसाल बनकर सामने आया है। कपकोट विकास खंड के प्रतिभावान जीवन ने परीक्षा के दिन अपने पिता को खो दिया। पहले तो जीवन ने पुत्र धर्म निभाते पिता का अंतिम संस्कार किया, उसके बाद परीक्षा दी। दुख की इस घड़ी में जीवन का हौसला नहीं डगमगाया, जो कि बीते रोज 25 मई बृहस्पतिवार को घोषित परीक्षा परिणाम में देखने को मिला। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 94.8% अंक हासिल कर वह प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 21वें नंबर पर रहे। जीवन जोशी कपकोट के दूरस्थ गांव पोथिंग के रहने वाले एक साधारण परिवार से हैं। उनके पिता तारादत्त जोशी गाजियाबाद की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। इस दौरान ही उन्हें कैंसर हो गया। लगभग 2 वर्ष तक इलाज कराने के बाद इस साल बोर्ड परीक्षा के दौरान उनका निधन हो गया। जिस दिन उनका निधन हुआ, उनके पुत्र जीवन की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा थी। बालक पर एक ओर परीक्षा का तनाव और दूसरी ओर पिता के निधन से जीवन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। ऐसे विषम हालातों में भी जीवन ने हौसला नहीं खोया। उन्होंने पहले तो पुत्र धर्म निभाते हुए पिता का अंतिम संस्कार किया और बाद में परीक्षा दी। राज्य उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त शुक्रवार को 2 दिवसीय भ्रमण के दौरे पर लोहाघाट स्थित अद्वैत आश्रम मायावती पहुंचे। अद्वैत आश्रम मायावती का भ्रमण के दौरान उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा। इससे पूर्व सर्किट हाउस में बने हेलीपैड में पुलिस जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
जनपद चंपावत आगमन पर राज्यपाल महोदय का जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने पुष्प गुच्छ देकर हेलीपैड में स्वागत किया। मायावती आश्रम पहुंचकर राज्यपाल ने कहा कि यहाँ की प्रकृति तनाव मुक्त करने में मददगार है। उन्होंने कहा कि यह आश्रम देश विदेश के लोगों को अध्यात्म की ओर आकर्षित करता है। उन्होंने मायावती में संचालित हो रहे धर्मार्थ चिकित्सा की सेवाओं सुविधाओं की सराहना भी की। राज्यपाल ने धर्मार्थ चिकित्सालय के अध्यक्ष स्वामी शुद्धिदानंद ने आश्रम के संबंध में हालचाल जाना। इसके साथ ही स्वामी जी द्वारा राज्यपाल महोदय को मायावती के इतिहास से अवगत कराया गया। बताया कि 1901 में स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ पर एक सप्ताह तक प्रवास किया था। राज्यपाल ने इस स्थल को ऐतिहासिक बताया। स्वामी शुद्धिदानंद ने राज्यपाल को बताया कि समय समय पर यहाँ निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं, जहाँ सैकड़ों मरीजों का उपचार व ऑपरेशन विदेशी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। राज्य उत्तराखंड के रामनगर में हल्द्वानी रामनगर बाईपास पुल के पास एक साथ दर्जन भर बंदरों की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। गुरुवार की शाम जंगलों से लकड़ी बीन कर लौट रहे लोगों ने एक साथ दर्जनों बंदरों को एक साथ मृत देखा। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पाकर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। लोगों को आशंका है कि इन बंदरों को किसी ने विषाक्त पदार्थ खिलाया होगा, जिससे की मौत हो गई। अन्यथा एक साथ इतने बंदरों की मौत समझ से परे है। वन क्षेत्राधिकारी शेखर तिवारी ने बताया कि वन प्रभाग के बेला बीट में बंदरों की मौत हुई है। उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। मौत के कारणों की जांच के साथ ही मृत बंदरों का पोस्टमार्टम कराकर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही उनकी जान जाने का पता चल पाएगा। उन्होंने बताया कि बंदरों की संख्या 10 के आसपास है। कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर बजरंग दल के प्रखंड संयोजक हृदय शर्मा ने इस पूरे प्रकरण की तत्काल जांच की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई है कि बंदरों को भोजन में जानबूझकर किसी ने जहर देकर मारा है। राज्य उत्तराखंड, जो अपनी पर्यावरण खूबसूरती के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत अग्रिम राज्य कहा जाता है, वहां पर 2022 में शारीरिक दुष्कर्म के मामले बाकी और अपराधों से कहीं ज्यादा देखने को मिले हैं। डकैती, लूट, फिरौती के लिए अपहरण तथा दहेज हत्या के अपराध दर्ज तो हर जिले में नहीं हुए, लेकिन शारीरिक दुष्कर्म के अपराध प्रत्येक जिले में दर्ज हुए हैं। यह खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से प्राप्त हुआ है। काशीपुर के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट नदीम उद्दीन ने पुलिस मुख्यालय से वर्ष 2022 के गंभीर अपराधों की संख्या इंफॉर्मेशन मांगी थी। नदीम को उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में उत्तराखंड में कुल 1321 गंभीर अपराध प्राप्त हुए हैं। इसमें 872 शारीरिक दुष्कर्म, 19 डकैती, 170 लूट, 187 हत्या, 3 फिरौती के लिए अपहरण तथा 70 दहेज हत्या के अपराध शामिल है। प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तराखंड के 13 जनपदों में वर्ष 2022 में 872 शारीरिक दुष्कर्म के अपराध दर्ज हुए हैं, जिसमें उधमसिंह नगर जनपद में 247, हरिद्वार में 229 तथा देहरादून जनपद में 184 केस दर्ज हुए हैं। शारीरिक दुष्कर्म के सबसे कम एक अपराध रुद्रप्रयाग जनपद में दर्ज हुआ है। अन्य जनपदों में नैनीताल में 103, अल्मोड़ा में 16, पिथौरागढ़ में 17, बागेश्वर में 10, चंपावत में 7, उत्तरकाशी में 13, टिहरी गढ़वाल में 15, चमोली में 9 तथा पौड़ी गढ़वाल जनपद में 20 शारीरिक दुष्कर्म के अपराध दर्ज हुए हैं। रेलवे पुलिस में भी एक अपराध दर्ज हुआ है।